तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एजो फॉर टेक। नमस्कार विजय जी। थैंक यू मोहित। तो हम लोग पढ़ रहे थे प्लास्टिक एनालिसिस, है ना। प्लास्टिक एनालिसिस में हम लोगों ने ये देख लिया था कि बेसिकली अगर हमारे पास कोई भी क्रॉस सेक्शन होता है, ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन होने का मतलब क्या है कि जैसे आपके पास ये कोई बीम है, अब हमने इस पर क्या क्या कुछ लोड लगाया हुआ है। अगर इस पर लोड लगाएंगे तो लोड लगाने से क्या होगा, बेंडिंग होगी। ठीक है, लोड लगाने से क्या होगी, बेंडिंग होगी। हम्म, तो ये जो क्रॉस सेक्शन हमें दिख रहा है, इस क्रॉस सेक्शन की जो न्यूट्रल एक्सिस है वो कहाँ पर है आपके पास, ये न्यूट्रल एक्सिस है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि ये जो ऊपर का पोर्शन होता है इस पर कैसे फोर्सेस क्रिएट होते हैं, कंप्रेसिव। और जो नीचे का पोर्शन है वहां पर कैसे फोर्सेस क्रिएट होते हैं, टेंसाइल। तो इन कंप्रेसिव और टेंसाइल फोर्सेस से सेक्शन पर क्या होती है, स्ट्रेसेस जनरेट होती हैं। ठीक है, स्ट्रेसेस जनरेट होती हैं। तो कंप्रेशन और टेंशन से स्ट्रेसेस जनरेट होती हैं। और ये क्योंकि बेंडिंग स्ट्रेसेस है इसलिए हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं M/I इज इक्वल्स टू सिग्मा/y। फिर आपको बताया गया था इस फॉर्मूले से अगर मैं स्ट्रेस देखता हूं तो M/I इंटू वाई। तो किसी गिवन लोडिंग के लिए आपके पास M जो है वो कांस्टेंट है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो भी कांस्टेंट है। तो ऐसे केस में अगर Y हमारा Y मैक्स होगा तो स्ट्रेस जो मिलेगी वो हमें क्या मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी। तो जो आउटर मोस्ट फाइबर होते हैं, जो आउटर मोस्ट फाइबर्स होते हैं, अभी थोड़ा सा रिवाइज करवा रहे हैं आपका ना। आउटर मोस्ट फाइबर्स पर किसी गिवन मोमेंट के लिए स्ट्रेस जो होती है वो मैक्सिमम होती है। ठीक है, अब जब हम लोग लोड लगाना स्टार्ट करते हैं और लोड की वजह से जब बेंडिंग मोमेंट जनरेट होता है तो बीम के अंदर स्ट्रेस जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज करती है। बीम के अंदर क्या होती है, स्ट्रेस धीरे धीरे बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है। एक टाइम आता है कि जो स्ट्रेस है वो यील्ड स्ट्रेस के बराबर पहुंच जाती है, इसके बराबर पहुंच जाती है, यील्ड स्ट्रेस के बराबर पहुंच जाती है। और उसके बाद में कहां पर, आउटर मोस्ट फाइबर पर। तो आउटर मोस्ट फाइबर पर जब हमने कुछ मोमेंट ME, इसको इलास्टिक मोमेंट कह दो या यील्ड मोमेंट कह दो, जब इसके बराबर पहुंच जाती है तो जो आउटर मोस्ट फाइबर पर जो स्ट्रेस है वो यील्ड स्ट्रेस के बराबर पहुंच जाती है। अब अगर मोमेंट की वैल्यू, और इसकी वैल्यू होती है आपके पास Fy इंटू ZE। अब अगर मोमेंट की वैल्यू आप ME से बढ़ा देते हो तो होता क्या है कि अब ये प्लास्टिक रीजन आ जाता है। अब प्लास्टिक रीजन में जो स्ट्रेस है वो कांस्टेंट हो जाती है, लेकिन स्ट्रेन क्या होती है, बढ़ती रहती है। अब आउटर मोस्ट फाइबर कांस्टेंट स्ट्रेस पर इलोंगेट होता जा रहा है, डिफॉर्म करता जा रहा है। लेकिन अंदर वाली लेयर किस तरीके से बिहेव कर रही है कि जो अब अंदर वाली लेयर्स हैं, यानी कि इस क्रॉस सेक्शन में ये जो आउटर मोस्ट फाइबर था ये यील्ड स्ट्रेस पर पहुंच चुका है, लेकिन इसके अंदर वाली जो फाइबर है वो अभी यील्ड स्ट्रेस पर नहीं पहुंची है, वो यील्ड स्ट्रेस पर नहीं पहुंची है। ठीक है, अब जब मैं मोमेंट को बढ़ाऊंगा, जब मैं इस लोड को इंक्रीज करूंगा तो क्या होगा, आउटर मोस्ट फाइबर यील्ड स्ट्रेस पर पहुंच चुकी है, ये डिफॉर्म होती जा रही है और अंदर वाली जो लेयर्स हैं वो भी एक एक करके यील्ड स्ट्रेस पर पहुंचती जाएंगी। और एक टाइम आएगा कि पूरा का पूरा सेक्शन ही आपका कहां पहुंच जाएगा, यील्ड स्ट्रेस पर पहुंच जाएगा। हर लेयर पर जो स्ट्रेस होगी वो यील्ड स्ट्रेस की इक्वल होगी। और उस समय पर हम बोलेंगे कि जो मोमेंट है M की जो वैल्यू है वो किसको अचीव हो चुकी है, MP को अचीव हो चुकी है।
जब थ्रू आउट पूरे सेक्शन में जो स्ट्रेस है वो यील्ड स्ट्रेस के बराबर हो गई है, यील्ड स्ट्रेस के बराबर हो गई। ये हमने कल डिस्कस कर लिया था पूरा, ठीक है। उसके बाद में हमने आपको बताया था कि भाई आप एम पी को लिख सकते हो एफ वाई इंटू जेड पी, और एम ई को लिख सकते हो आप एफ वाई इंटू जेड ई। जहां पर जेड ई जो होता है वो आप लोगों ने पढ़ रखा है, इट इज नथिंग बट आई अपॉन वाई मैक्स। और जो जेड पी होता है वो हमने पढ़ा था ए वन वाई वन बार प्लस ए टू वाई टू बार इज इक्वल्स टू ए वाई टू कॉमन ले लो वाई वन बार प्लस वाई टू बार। क्योंकि जो प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस होती है, क्योंकि जो प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस होती है वो क्या करती है, डिवाइड्स द क्रॉस सेक्शन इन टू इक्वल हाफ्स, ठीक है। वैसे मेरे ख्याल से हाफ से पहले इक्वल नहीं लगाएंगे ना, हाफ्स होंगे तो इक्वल ही होंगे। डिवाइड द क्रॉस सेक्शन इनटू टू हाफ्स है ना, बट चलो ठीक है, इक्वल हाफ्स लिख दिया हमने। डिवाइड द क्रॉस सेक्शन इनटू टू इक्वल हाफ्स, इसमें डिवाइड कर देगी। जबकि आपकी जो इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस होती है वो कहां से पास करती है, सेंट्रोइड से पास करती है। फिर आपको बताया था कि जो शेप फैक्टर होता है वो आपका होता है जेड पी अपॉन जेड ई बोल दो, या प्लास्टिक मोमेंट अपॉन इलास्टिक मोमेंट बोल दो, एक ही बात है। और फिर अलग अलग सेक्शन के लिए हमने, बड़ा इजी है इसको फाइंड आउट करना। जेड ई तो आप निकाल ही लेंगे, जेड पी निकालने का तरीका क्या था आपको बताया था, ए बाई टू और इंटू वाई वन बार प्लस वाई टू बार करके। जैसे अगर एक रेक्टेंगुलर सेक्शन हमने लिया था तो हमने कहा कि भाई ये प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस है, अब ये ऊपर का एरिया अगर A1 है तो उसकी सेंट्रोइडल डिस्टेंस y1 बार, और नीचे का ये सेंट्रोइड ये डिस्टेंस y2 बार। इसी तरीके से कल हमने सर्कुलर सेक्शन का भी किया था, 16/3 पाई जो आया था आपका आंसर, ठीक है। ट्राइंगल का कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन का आप इसी तरीके से प्लास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस निकाल लेंगे। तो प्लास्टिक और इलास्टिक निकाल कर उनका रेशियो कर देंगे तो शेप फैक्टर आपका आ जाएगा। बट अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव के लिए आपने रट्टा ही लगाना है, बिकॉज एग्जाम में डेरिवेशन तो करोगे नहीं, एग्जाम में डेरिवेशन तो करोगे नहीं, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है वो है प्लास्टिक हिंज का कॉन्सेप्ट। जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है आपका प्लास्टिक हिंज का कॉन्सेप्ट। अगर जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है, अगर उसमें किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। प्लास्टिक एनालिसिस में अगर किसी को अभी तक जो भी हमने पढ़ा है उसमें अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, ठीक है। ठीक, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें पढ़ना है प्लास्टिक हिंज का कॉन्सेप्ट। सर शेप फैक्टर एम पी अपॉन एम ई नहीं होगा ना, क्यों, एम पी अपॉन एम ही तो होगा। एम पी अपॉन एम ही तो शेप फैक्टर होता है बालक। भाई इसी को अगर मैं ऊपर नीचे यील्ड स्ट्रेस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ऊपर बन गया एम पी और नीचे बन गया एम ई। चलिए ना, प्लास्टिक हिंज, प्लास्टिक हिंज तो हम बाद में समझेंगे, पहले हिंज समझना होगा। व्हाट इज हिंज, हिंज क्या होता है। तो देखिए हिंज, हिंज को हिंदी बोलते हैं हम लोग कब्जा, जो दरवाजे में कब्जा होता है। तो कब्जे के बाद दरवाजा तो जो होता है वो आपका रोटेट करने को फ्री होता है। अगर आप दरवाजे को खींचना चाहोगे तो खींचेगा नहीं, अगर आप खींचोगे तो सपोर्ट रोक लेगा, लेकिन अगर आप उसे रोटेट करेगा तो आराम से क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा। तो हिंज पर क्या होता है, जो रोटेशन होता है वो फ्री होता है, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जीरो, लेकिन थीटा जो होता है ये जीरो नहीं होता है। मतलब यहाँ पर आपको रोटेशन रोटेशन मिलता है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जीरो होगा बट थीटा जीरो नहीं होगा। तो ठीक है, जैसे ये आपके पास ये हिंज है, तो जब मैं यहाँ पर कुछ मोमेंट लगाऊंगा तो यहाँ पर इस तरीके से रोटेट कर जाएगा, कुछ थीटा मिलेगा, नो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, नो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये आपके पास हो गई। अभी मैंने ये नहीं बोला दिस इज नॉट प्लास्टिक हिंज, दिस इज हिंज, इसको अभी हमने क्या बोला है, हिंज बोला है। अब हम बढ़ रहे हैं प्लास्टिक हिंज को समझने की तरफ। प्लास्टिक हिंज क्या होता है, अरे तुम पगला ही जाते हो क्या यार, तुम लोग बताओ ऋषा। वो भी मजा, वो भी बुरा मानने वाली बात है क्या, हाँ तुम खुद सोचो। अब वो तो सही बात है यार, और हर कोई बल्कि ज्यादातर लोग तो जे यही बनना ही क्यों जाते हैं।
पहले ही दिमाग में करप्शन आता है। ठीक है चलो, लोड फैक्टर से कंफ्यूज हो गया, कोई बात नहीं। बस देखो मुझे बस एक बात पे गुस्सा आता है, और मुझे किसी बात पे गुस्सा नहीं आता, ठीक है, वो ये आता है कि जब हम पढ़ रहे होते हैं तो पढ़ते समय जो इर्रिलीवेंट कमेंट आते हैं या जो इर्रिलीवेंट चीजें होती है ना, बस मुझे उन पे गुस्सा आता है, अदरवाइज मुझे किसी बात पे गुस्सा नहीं आता। कितना मजाक कर लो आप, कुछ कर लो, ठीक, बस क्या है। जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि बस फ्लो जो है वो टूटे ना, एक हम सीक्वेंस, क्योंकि सीक्वेंस में पढ़ रहे होते हैं चीजों को ना, इसलिए। और उसका भी रीजन ये नहीं है, मैं चाहूँ तो, अब जैसे अब मैं बात करने लगा आप लोगों से, मैं चाहूँ तो ठीक है यार, आपने कुछ कमेंट किया, मैं उसे पकड़ के आपसे बात करने लगूँ, मैं भी मजे मजे से पढ़ाऊँ, आप भी मजे मजे से पढ़ो, और ऐसे टाइम पास होता रहेगा। जो अभी 27 लेक्चर में हो रहा है वो ज्यादा था, 40 लेक्चर लग जाएंगे, है ना, आराम आराम से पढ़ेंगे, हमारे ऊपर भी कंटेंट का प्रेशर नहीं है। लेकिन समस्या क्या होगी, अगर यही लेक्चर आप लोग जब दोबारा बाद में देखते हैं ना, तो अभी तो ठीक है क्योंकि आप लाइव देख रहे हो तो आपके लिए चीजें रिलीवेंट है, क्योंकि आप लाइव चैट पढ़ पा रहे हो, ठीक है। तो जब आप लाइव चैट पढ़ रहे हो तो आपको मालूम है कि सर ने किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात बोली है। लेकिन जब आप ही ये लेक्चर दोबारा देखोगे तो आप लाइव चैट नहीं पढ़ रहे होगे उस समय, है ना। अब आप पढ़ते पढ़ते प्लास्टिक एनालिसिस, अब एकदम से सर अब कुछ बोल रहे हैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में, बात चल रही है, वो पल्ले ही नहीं पड़ रही कि सर बोल क्यों नहीं ये वाली बात। अब आपका वो टाइम खराब होगा, एग्जाम के पहले रिवीजन करना है, अब अननेसेसरी बातें आ रही हैं। अच्छा स्किप करोगे तो स्किप करके कितना स्किप करोगे, क्योंकि ये बातें कभी 2 मिनट भी होती है, कभी 5 मिनट भी होती हैं, तो आप स्किप कर रहे हो, अब वो सारा फोकस बिगड़ गया, टाइम भी खराब हो रहा है, तो लेक्चर्स की क्वालिटी जो है वो बिगड़ जाती है ना। तो बस इस वजह से मैं वो कहता हूँ। नहीं तो तुम देखो जैसे लाइव क्लासेस होती हैं जनरली, है ना, जो यूट्यूब पर चल रही हैं, तो उनमें वो प्रेशर नहीं रहता, उसमें यार आराम से पढ़ो पढ़ाओ, बातें करते रहो, हंसी मजाक करते रहो। बट ये आपका पेड बैच है ना, इसमें थोड़ी सी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो देखो हिंज समझ में आ गई, अब हमें प्लास्टिक हिंज समझना है, ठीक है। अब हमें प्लास्टिक एनालिसिस, प्लास्टिक हिंज को समझना है, तो देखो क्या होगा। ये आपके पास एक बीम थी, और यहां पर हमने क्या कर रखा था, हिंज सपोर्ट लगा रखी है, और यहां पर हमने रोलर लगा रखा है, ठीक है। राइट साइड में ये क्या लगा हुआ है, रोलर, यहां पर क्या है, रोलर। तो रोलर क्या होता है, मूव करने को फ्री होता है, और इधर क्या है, हिंज है। हिंज का पॉइंट अपनी जगह पर रहता है, लेकिन रोटेट रोटेट करता है, रहता अपनी जगह पर है। अब इसको ऐसे समझना, ये आपकी ये बीम थी, यहां पर आपने हिंज सपोर्ट लगा दी, और यहां आपने ये रोलर लगा दिया। अब देखो आप इस पर कुछ लोड लगाओगे, तो लोड लगाने से बीम क्या होगी आपकी, कुछ इस तरीके से बैंड हो जाएगी, है ना, बैंड हो जाएगी। मैं एक सिंगल लाइन से दिखा रहा हूं, मैं इनफैक्ट मैं इस पूरे को ही एक सिंगल लाइन से दिखाता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये मान लीजिए बीम है। अब जब आप इस पर लोड लगाओगे, तो लोड लगाने से क्या होगा, ये बीम जो है वो बेंड करेगी। जब ये बीम बेंड करेगी तो रोलर थोड़ा सा क्या हो जाएगा, यहां शिफ्ट कर जाएगा, होगा या नहीं होगा, क्योंकि रोलर चलने, भाई बीम की लेंथ तो फिक्स है ना। तो जब हम लोड लगाएंगे तो ये पॉइंट अपनी जगह रहेगा, लेकिन ये रोलर थोड़ा सा क्या होगा, इस साइड में चलने लगेगा, ये यहां आ जाएगा और बीम आपकी ऐसे बेंड कर देगी। मान लो मैंने लोड को थोड़ा सा और बढ़ा दिया, अब क्या होगा, बीम आपकी थोड़ी सी और बेंड कर जाएगी। फिर लोड लगाया, बीम थोड़ी सी और बेंड कर गई। फिर लोड लगाया, बीम थोड़ी सी और बेंड कर गई। ठीक है, लोड लगाते हैं बीम बेंड करती जाएगी, रोलर इधर आता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि अब बीम मुड़ेगी नहीं, बीम इस तरह से हो जाएगी,
बल्कि यहां पर भी नहीं। बीम कुछ ऐसे बन जाएगी और जो रोलर होगा वो आपका यहां आ जाएगा, समझ रहे हैं? यहां से इस तरीके से, दिस इज कॉल्ड मैकेनिज्म। यहां पर क्या हो जाएगा, एक मैकेनिज्म बन जाएगा, ठीक है, बिल्कुल जस्ट लाइक सबसे प्राइम एग्जांपल होता है गन्ना। होली पर गन्ना भुनो, और गन्ना अगर आपने खाना है उसको बीच में से मोड़ दो तो समटाइम्स वो मुड़ता है, हमें लगता है टूट जाएगा, लेकिन मुड़कर बीच में से यहाँ से पिचक जाता है, फिर वो इस तरीके से बिल्कुल दो पार्ट एक दूसरे के ऊपर फ्लैट हो जाते हैं, बट वो मुड़कर टूटता नहीं है, ठीक है। जब ये सिचुएशन पहुंच जाती है तो हम बोलते हैं कि यहाँ पर क्या हो गया, एक प्लास्टिक हिंज डेवलप हो गई। यहाँ पर क्या हो गई, प्लास्टिक हिंज डेवलप हो गई। एक्चुअल में हो क्या रहा था, इस बात को समझिएगा। हो ये रहा था कि ये मेरे पास क्रॉस सेक्शन है, तो जब ये वाली पोजीशन आई, पहली वाली ये वाली, उस समय केवल जो आउटर मोस्ट फाइबर थे वो यील्ड स्ट्रेस पर पहुंचे थे। जब मैंने और लोड लगाया और जब ये वाली पोजीशन पहुंची तो ये अंदर वाले फाइबर में भी यील्ड स्ट्रेस पर पहुंच गए। जब मैंने और लोड लगाया तो उससे अंदर वाली लेयर भी यील्ड स्ट्रेस पर पहुंच गई। फिर मैंने और लोड लगाया तो उससे अंदर वाली लेयर भी यील्ड स्ट्रेस पर पहुंच गई। होते 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 जब एक ये कोलैप्स वाला जब इस तरह से वी शेप बनी, उस समय क्या हो गया कि ये जो लास्ट फाइबर था वो भी क्या है, यील्ड कर चुका है, उसकी भी यील्डिंग हो गई। तो जब हर एक फाइबर, हर एक जो लेयर है बीम के अंदर, जब उसकी यील्डिंग हो जाती है तो रजिस्ट करने वाला कोई बचता नहीं है, बचता नहीं है। तो इस समय पर मैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को यहां पर जीरो नहीं बोलेंगे हम लोग, यहां पर हम लोग बोलेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को एमपी, प्लास्टिक मोमेंट के इक्वल, ठीक है। याद रखिएगा, जब प्लास्टिक हिंज डेवलप होती है, जब प्लास्टिक हिंज डेवलप होती है उस समय जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है वो एमपी होता है। जबकि इलास्टिक, जबकि जो आपकी जो मैकेनिकल हिंज होती है इसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जीरो होता है, लेकिन जो प्लास्टिक हिंज होती है उसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किसके बराबर होता है, एमपी के बराबर। ये एमपी तक मोमेंट रजिस्ट करेगा, बट उसके बाद मोमेंट रजिस्ट नहीं करेगा। एमपी इज मैक्सिमम लिमिट। अब इसके बाद ये कोई मोमेंट रजिस्ट जो है वो नहीं करेगी, एमपी के आगे जीरो, ठीक है, एमपी के आगे जीरो। तो जब मोमेंट आपका प्लास्टिक मोमेंट के बराबर हो जाएगा उस समय क्या होगा, एक्सेसिव डिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो प्लास्टिक हिंज बनते समय याद रखिएगा जो स्ट्रेस डायग्राम होता है वो ऐसा दिखता है। स्ट्रेस डायग्राम में क्या होता है कि जो पूरा फाइबर है, जो पूरा क्रॉस सेक्शन है, उसमें हर एक लेयर में जो स्ट्रेस है वो यील्ड स्ट्रेस के बराबर है। बहुत ध्यान समझिएगा, एग्जाम में आता है, ये स्ट्रेस डायग्राम होता है। लेकिन जो स्ट्रेन डायग्राम होता है याद रखिएगा वो लीनियर रहता है। सबसे ज्यादा स्ट्रेन कहां होगी, सबसे ज्यादा स्ट्रेन होगी आउटर फाइबर की, देन उससे अंदर वाले फाइबर की स्ट्रेन, देन उससे अंदर वाले फाइबर की स्ट्रेन, देन उससे अंदर वाले फाइबर की स्ट्रेन। ठीक है भाई, तो स्ट्रेन डायग्राम आपका क्या रहेगा, लीनियर ही रहेगा। स्ट्रेन डायग्राम आपका क्या रहेगा, लीनियर ही रहेगा। बट स्ट्रेस डायग्राम आपका क्या बन जाएगा, रेक्टेंगुलर ब्लॉक टाइप बन जाएगा। इस पर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ, ठीक है। तो इस पर जो मोमेंट लगता है प्लास्टिक हिंज डेवलप करने के लिए वो एफ बाई इंटू जेड पी के बराबर लगता है। जो रोटेशन होता है वो इनफाइनाइट होता है, जो कर्वेचर होता है वो भी इन्फिनिटी होता है। रोटेशन मतलब कर्वेचर, कर्वेचर इन्फिनिटी, कर्वेचर जो होगा वो आपका क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर जीरो, जब रेडियस ऑफ जीरो, रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी होती है तो कर्वेचर जीरो होता है, मतलब फ्लैट सरफेस, फ्लैट सरफेस, ठीक है। ये कर्वेचर क्या होता है, तो जो रेडियस होती है उसका रेसिप्रोकल हम कर्वेचर बोलते हैं। ये हमने सोम में भी पढ़ा है जब हम लोग डबल इंटीग्रेशन मेथड पढ़ते हैं। तो 1/r इज कॉल्ड d2y/dx², ठीक है। तो dy/dx और dy/dx करेंगे। ये जो dy/dx होता है ये होता है थीटा, स्लोप होता है।
तो बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज कॉल्ड कर्वेचर. रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज कॉल्ड कर्वेचर. हाँ, नारियल पानी का स्ट्रॉ बिल्कुल कह सकते हैं, है ना. बल्कि प्लास्टिक वर्ड प्लास्टिक से आया. हाँ, नारियल पानी का जो स्ट्रॉ है उसे बीच में से मोड़ोगे तो कैसे मुड़ जाएगा. बिल्कुल, बहुत बढ़िया. ठीक है. तो 1/r सिग्मा y अपॉन y. इजिकल टू ई अपॉन आर होता है. ई अपॉन आर. ठीक है. तो आप ये भी कह सकते हो यहाँ पर कि y इज इक्वल टू 0 पर भी जो स्ट्रेस है वो आपकी क्या पहुंच चुकी है, यील्ड स्ट्रेस के बराबर पहुंच चुकी है. वहां से भी आप कह सकते हैं कि जो कर्वेचर आपको मिल रहा है क्या मिल रहा है, इन्फिनिटी मिल रहा है. पहले क्या था, y इज इक्वल टू वाई मैक्स पर स्ट्रेस आपकी यील्ड स्ट्रेस थी. बट अब y इज इक्वल टू 0 पर भी जो स्ट्रेस है वो यील्ड स्ट्रेस पर जा चुकी है. आप यहाँ से कह सकते हैं कि जो कर्वेचर 1/r होगा वो आपका इन्फिनिटी के इक्वल हो गया. ठीक है. चलिए, अब यहाँ पर क्या होता है कि प्लास्टिक इंच यहां पर बन रही है. सही है. अब इसकी इंटरमीडिएट सिचुएशन भी तो थी. इंटरमीडिएट सिचुएशन होने का मतलब क्या था कि प्लास्टिक हिंज बनते समय जो बेंडिंग मोमेंट था वो इलास्टिक मोमेंट से ज्यादा था और प्लास्टिक मोमेंट से कम था. हम मोमेंट बढ़ाते जा रहे थे, बढ़ाते जा रहे थे, बढ़ाते जा रहे थे. एक टाइम आता है जब एमपी की वैल्यू एम की वैल्यू एमपी के करीब पहुंच जाएगी तब आपका प्लास्टिक हिंज डेवलप होगा. तो यहाँ पर प्लास्टिक हिंज जो होता है वो सही मायने में एग्जैक्टली एक पॉइंट नहीं होता है. ठीक है. एक क्वेश्चन आता है लेंथ ऑफ प्लास्टिक हिंज. तो लेंथ ऑफ प्लास्टिक हिंज को हम लोग समटाइम्स इलास्टो प्लास्टिक रीजन भी बोलते हैं. बेटा ये आर जीरो नहीं हुआ, ये वाई की वैल्यू जीरो रखी है. क्या रखी है, वाई की वैल्यू जीरो. क्योंकि पूरा का पूरा जो क्रॉस सेक्शन है आप देख रहे हो, पूरा का पूरा जो क्रॉस सेक्शन है यहाँ पर वाई टेंडिंग टू जीरो, मतलब न्यूट्रल एक्सिस के जो आसपास का रीजन है, जो न्यूट्रल एक्सिस पे के जो आसपास के जो फाइबर हैं वो भी यील्ड स्ट्रेस पर पहुंच चुके हैं. तो y इज इक्वल टू 0 पर आपको क्या मिल गई है, यील्ड स्ट्रेस मिल गई है. तो हमने यहाँ पर क्या रखा है, y इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0. तो y इज इक्वल टू 0 रखा और सिग्मा एफ वाई पर पहुंच गया. ठीक है. तो यहां से ये मिला है, यहां से मिला है. ठीक है. चलिए, तो इलास्टोप्लास्टिक रीजन क्या होता है, इलास्टोप्लास्टिक रीजन में ये वाला पोर्शन आता है. इस पूरे पोर्शन में क्या होता है कि जो बेंडिंग मोमेंट जो लग रहा है बीम के ऊपर वो इलास्टिक मोमेंट से ज्यादा है और प्लास्टिक मतलब इलास्टिक मोमेंट से बढ़ते हुए कहां तक पहुंचा है, प्लास्टिक मोमेंट तक. तो ये पूरा रीजन आपका इलास्टोप्लास्टिक रीजन इसको बोलते हैं. और प्रैक्टिकली इसी को हम लोग प्लास्टिक हिंज ही बोल देते हैं. तो कई बार आपसे पूछा जाएगा कि लेंथ ऑफ प्लास्टिक हिंज, तो लेंथ ऑफ प्लास्टिक हिंज से उसका मतलब है इलास्टोप्लास्टिक रीजन. ठीक है भाई. क्योंकि देखो बेंडिंग मोमेंट ये है ना, यहां पर अगर एमपी है तो एकदम से तो एमई पर पहुंचेगा नहीं. ठीक है. तो एमपी से घटते घटते एमपी एमई होगा, इधर इधर होगा इस तरह से. तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लगाएंगे. हम मान लेंगे ये वाली लेंथ एक्स है और ये वाली लेंथ भी एक्स है. ठीक है. इसको मैं फिर आपको एक बार फिर समझा दूं, इसको ध्यान समझना. देखो ऐसे है कि जैसे ये बीम है आपके पास, तो एक सिचुएशन तो आपके पास ये थी, यहां पर एफ वाई था, यहां पर एफ वाई था. एक सिचुएशन आपके पास ये थी कि एफ वाई था, ये एफ वाई था, इस पूरे में एफ वाई. और एक सिचुएशन ये है आपके पास एफ वाई एफ वाई एफ वाई कॉन्स्टेंट. तो ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो बीच वाला फाइबर है वो इसके करस्पॉन्डिंग है
इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो डायग्राम आपको मिलेगा, या मैं अगर यहीं बना दूं तो देखिए यहां पर जो आपको डायग्राम मिलेगा स्ट्रेस डायग्राम, वो ऐसा मिलेगा। यहां पर जो डायग्राम मिलेगा आपको वो ऐसे मिलेगा, और यहां जो बीच का रीजन है, यहां पर जो डायग्राम आपको मिलेगा समझ रहे हैं। तो यहां पर इतने बेंडिंग मोमेंट पर ये कंडीशन अचीव हो गई। इसके आगे हम लोगों को मालूम है कि जैसे जो बेंडिंग मोमेंट का जो वेरिएशन है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर फाइबर में इस तरह से होगा, फिर अगले फाइबर में थोड़ा सा और जो क्रॉस सेक्शन होगा वो प्लास्टिक की तरफ जाएगा, फिर यहाँ पर जाकर पूरा का पूरा क्रॉस सेक्शन आपका प्लास्टिक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तो ये जो रीजन होगा इसको हम लोग प्लास्टिक हिंज बोलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग कॉन्सेप्ट लगाएंगे सिमिलर ट्रायंगल का। तो देखो ये लेंथ x है और ये लेंथ भी x है, तो जो इलास्टोप्लास्टिक रीजन होगा उसकी लेंथ क्या हो जाएगी 2x हो जाएगी। क्या हो जाएगी 2x। अब देखो क्या मैं जो प्लास्टिक मोमेंट है mp, क्योंकि हमें पता है mp अपॉन me इज इक्वल टू शेप फैक्टर s है, तो क्या मैं यहां से प्लास्टिक मोमेंट को शेप फैक्टर इंटू me लिख सकता हूं। हाँ, me एंड mp का डिफरेंस हो रहा है, तो mp को मैं क्या लिख सकता हूं s इंटू me लिख सकता हूं। तो मैंने यहां पर बीच में mp की जगह क्या लिख दिया s टाइम्स me लिख दिया। यहां पर नहीं भी लिखता तो मैं बाद में भी कर सकता था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक, तो जब मैं सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लगाऊंगा तो इस बड़े ट्रायंगल में मैं क्या लिखूंगा s टाइम्स me अपॉन ये टोटल डिस्टेंस कितनी होगी l/2 इज इक्वल्स टू ये मोमेंट कितना है me अपॉन ये डिस्टेंस कितनी रहेगी, मतलब ये आपके पास l/2 है, तो ये डिस्टेंस कितनी बचेगी छोटे ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में ये बचेगी l/2 माइनस एक्स, ये बचेगी l/2 माइनस एक्स। समझ में आ गई बात। तो ये बेसिकली mp है। ठीक है, पहले एमपी टूरिज्म के बड़े अच्छे ऐड आते थे टीवी पर, बड़े म्यूजिकल, अब बंद हो गया आने। तो एस इंटू एम ई अपॉन l/2 इज इक्वल टू एम ई अपॉन l/2 माइनस एक्स, सिमिलर ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट से। यहां से आपका एम ई से एम ई क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट हो गया। इस पूरे को ले जाओ इधर और बाकी सबको राइट में, तो आपके इक्वेशन बन गई l/2 माइनस एक्स इज इक्वल टू l अपॉन 2s। थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करोगे तो आपके पास x की वैल्यू निकल कर आएगी l/2 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन s। x की वैल्यू क्या निकल कर आएगी l/2 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन s। ठीक है, अब ये किसके लिए था, ये हमारे पास आया था सिंपली सपोर्टेड बीम और पॉइंट लोड के लिए। क्यों, क्योंकि इस वेरिएशन को हमने क्या मानकर चले ट्रायंगुलर। भाई बीएमडी ट्रायंगुलर कब बनता है इस तरीके से, बीएमडी ट्रायंगुलर कब बनता है जब सिंपली सपोर्टेड बीम पर क्या लगाओ पॉइंट लोड लगाओ। तो ये फॉर्मूला एक्सक्लूसिवली हमने जो फाइंड आउट किया है वो सिंपली सपोर्टेड बीम पर पॉइंट लोड के लिए किया है, जहां एस सेफ फैक्टर हो गया और एल क्या होगी लेंथ ऑफ द बीम होगी। ठीक है, तो जो इलास्टोप्लास्टिक रीजन है, जो प्लास्टिक हिंज है, उसकी जो लेंथ डिपेंड करेगी जो कितनी होगी 2x, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, लेंथ ऑफ प्लास्टिक हिंज इक्वल्स टू 2x, 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा, l इंटू 1 माइनस 1 अपॉन s सिंपली सपोर्टेड पॉइंट लोड। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि जो लेंथ ऑफ प्लास्टिक हिंज है ये बीम की लेंथ पर डिपेंड करेगी, साथ ही साथ शेप फैक्टर पर डिपेंड करेगी। और शेप फैक्टर किस पर डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शन की ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है। रेक्टेंगुलर है तो कुछ और होगा, सर्कुलर है तो कुछ और होगा, ट्रायंगुलर है तो कुछ और होगा। यानी कि सेम लेंथ की बीम के लिए, यानी कि सेम लेंथ की बीम के लिए रेक्टेंगुलर बीम है तो प्लास्टिक हिंज की लेंथ अलग होगी, सर्कुलर है तो अलग होगी, ट्रायंगुलर है तो अलग होगी, आई सेक्शन है तो अलग होगी, सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट। इसको आप s माइनस 1 अपॉन एस भी लिख सकते हो। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन करेंगे। अब हम देखना चाहते हैं कि कैंटिलीवर बीम के लिए क्या रहेगा। अगर हम एक कैंटिलीवर बीम पर लगा दें, ठीक है, अगर हम लोग सेम क्वेश्चन को अगर हम लोग कर दें कैंटिलीवर बीम के लिए,
तो अगर मेरे पास एक कैंटिलीवर बीम हो जिसके फ्री एंड पर पॉइंट लोड लगा है, तो प्लास्टिक हिंज कहां डेवलप होगी? याद रखिएगा, प्लास्टिक हिंज कहां डेवलप होती है? जहां बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है, वो कहां पर होगा? यहां पर, इस तरीके से। ठीक है, तो अगर मैं इसका बीएमडी बनाऊं तो बीएमडी ऐसे ही तो बनेगा। और ये क्या हो जाएगा? अगर ये लोड P है और लेंथ L है तो कितना रहेगा? P इंटू एल, और ये हो जाएगा L। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहां पर ये जो डिस्टेंस है ये एम ही है, और ये जो मोमेंट है ये आपका MP है। तो ये जो डिस्टेंस होगी ये वाली, ये आपका क्या बताएगी? इलास्टोप्लास्टिक रीजन, क्योंकि इस बीच में मोमेंट इलास्टिक से ज्यादा है और प्लास्टिक से कम है। तो इस बड़कू ट्राइंगल में अगर हमने क्या कर लिया भैया, सेम कॉन्सेप्ट अगर हम लगाएंगे तो क्या क्या आएगा? ऊपर आएगा ME इंटू एस अपॉन यहां पर आपका जो इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी MP अपॉन एल इज इक्वल्स टू ME अपॉन L माइनस एक्स। ये इक्वेशन बन जाएगी। तो अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? S टाइम्स ME अपॉन L is equals to ME upon L minus x, which implies S upon L is equals to 1 upon L minus x। यही तो होगा, S upon L is equals to 1 minus 1 upon L minus LP, क्योंकि इस बार जो x होगा वही LP है, क्योंकि इस बार जो x है वही हमारा क्या है? LP है। यही लेंथ है ना, यही x है और यही LP है। यहाँ पर LP की वैल्यू क्या आई? L इंटू 1 माइनस 1 अपॉन S। इसका मतलब क्या हो गया कि चाहे आपकी कैंटिलीवर बीम हो, चाहे आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम हो, पॉइंट लोड के लिए दोनों का जो फॉर्मूला है वो सेम है। चाहे कैंटिलीवर बीम हो, चाहे आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम हो, पॉइंट लोड के केस में लेंथ ऑफ प्लास्टिक हिंज का फॉर्मूला दोनों के लिए सेम है। इसी तरीके से हम चाहें तो अगर यूडीएल लगाते हैं, यूडीएल, तो ग्राफ आपका कैसा बनता है? पैराबोलिक बनता है, पैराबोलिक। तो पैराबोलिक सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए जो फॉर्मूला बनेगा, याद रखिएगा, लोड पैराबोलिक में पावर कितनी होती है? 2। तो यहां पर अंडर रूट आ जाएगा, यहां पर क्या देगा? अंडर रूट। LP बराबर L इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन S। 1 माइनस, उसमें फिर हमें पैराबोला की इक्वेशन वगैरह लगानी पड़ेंगी। फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखो, फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखो। ठीक है, यूडीएल के केस में क्या करेंगे? अंडर रूट लेना होगा। ठीक है, तो पहले इस पर क्यों ना कुछ क्वेश्चंस कर लिए जाएं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। एट द लोकेशन ऑफ प्लास्टिक हिंज, प्लास्टिक हिंज की लोकेशन पर क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होती है, कर्वेचर इनफाइनाइट होता है, मोमेंट इनफाइनाइट होता है, या फ्लेक्सुअल स्ट्रेस इनफाइनाइट होती है? तो जो फ्लेक्सुअल, देखो अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट इनफाइनाइट लोगे तो जो कर्वेचर हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होने वाला फ्लैट सरफेस। वैल्यू पुट करके अंडर रूट लेकर देखो बालक, ठीक है। जैसे अगर डेसिमल में वैल्यू आई अंडर रूट के अंदर तो 0.01 का रूट 0.1 आएगा, है ना, क्योंकि 0.1 का स्क्वायर 0.01 होता है। तो वो देखना पड़ेगा क्योंकि सेफ फैक्टर 1 अपॉन में है ना। एकदम डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि लोडिंग बढ़ाने पर प्लास्टिक हिंज की लेंथ कम होगी। आप करके देखो, फाइंड आउट करके देखो,
क्योंकि रूट के अंदर जो नंबर है वो नंबर 1 से बड़ा है तो आपकी बात सही हो जाएगी, लेकिन अगर वो नंबर 1 से छोटा है तो फिर उल्टा हो जाएगा, है ना ये। तो यहाँ पर क्या होता है, कर्वेचर इन्फिनिटी होता है। क्या होता है, कर्वेचर। मोमेंट इन्फिनिटी नहीं होता, मोमेंट जो होता है वो एमपी के बराबर होता है, और फ्लेक्सुरल स्ट्रेस जो होती है वो यील्ड स्ट्रेस के बराबर होती है। क्या होती है, यील्ड स्ट्रेस। और रेडियस ऑफ कर्वेचर किसके बराबर होती है, 0 के बराबर होती है। तो प्लास्टिक हिंज की लोकेशन पर रेडियस 0, रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी, सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो 0, कर्वेचर इनफाइनाइट, मोमेंट एमपी के बराबर, और फ्लेक्सुरल स्ट्रेस यील्ड स्ट्रेस के बराबर, यील्ड स्ट्रेस के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन हैज स्पैन L and is loaded by a point load P at its mid span. The length of elastoplastic zone of the plastic hinge will be. तो सिंपली सपोर्टेड बीम है और पॉइंट लोड है, तो अभी तो हमने पढ़ा LP इज इक्वल्स टू L इंटू 1 माइनस 1 अपॉन S, तो इज इक्वल्स टू L इंटू 1 माइनस 1 अपॉन, सेफ फैक्टर कितना है, 3/2, L/3, L/3। अब वाला काम देख लो, L/3 कितना होता है और रूट L/3 कितना होता है। 1 डिवाइडेड बाई 3 0.333 होता है, और रूट जो होता है वो 0.577 होता है। वन में से माइनस हो रही है ना वैल्यू, 1 माइनस 1 अपॉन एस है, और 1 माइनस 1 अपॉन एस है तो हमेशा वैल्यू आपको 1 से छोटी ही मिलेगी। तो इसका मतलब लोड बढ़ाएंगे तो इलास्टोप्लास्टिक रीजन जो है वो बढ़ेगा, इलास्टोप्लास्टिक रीजन घटेगा नहीं, इलास्टोप्लास्टिक रीजन बढ़ेगा। लोड बढ़ा मतलब लोड की, अच्छा लोड बढ़ाने की बात नहीं रही, लोड का डिस्ट्रीब्यूशन है वो, हो सकता है लोड उतना ही है, हो सकता है लोड उतना ही है। ठीक है, हाँ इस क्वेश्चन में गड़बड़ है। ठीक है, लेकिन नहीं दिया होता आप रेक्टेंगुलर मान के कर देना, क्योंकि जनरली आप रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन ही डील करके चलते हैं। ठीक है, मेंशन है। तो हो सकता है लोड उतना ही है लेकिन हम उसे क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, पॉइंट लोड की तरह नहीं मान के चल रहे, तो वो हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ प्लास्टिक हिंज द एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेन अक्रॉस द सेक्शन विल बी एज इन। बालक लोड पर ऐसे डिपेंड नहीं कर रही जो हमने बीएमडी पे डिपेंड कर रही है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पर, और बेंडिंग मोमेंट डिपेंड किस पे डिपेंड करता है, लोड पर। जो हमने डेरिवेशन किया था उस डेरिवेशन में हमने क्या यूज किया था, बीएमडी की ट्रायंगुलर शेप, और बीएमडी की जो ट्रायंगुलर शेप होगी वो पॉइंट लोड पर डिपेंड करती है। यूडीएल होगा तो पॉइंट, तो बीएमडी ट्रायंगल नहीं बनता ना। तो एलपी डिपेंड कर रहा है बीएमडी की शेप पर, और बीएमडी की शेप भी डिपेंड कर रही है टाइप ऑफ लोडिंग पर, कि यूडीएल है कि पॉइंट लोड है, इस वजह से डिपेंड करेगी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, जल्दबाजी में एग्जाम में गलत हो जाता है, बी पे टिक कराते हैं। हम पढ़ लेते हैं स्ट्रेस, जबकि पूछा किसका है, स्ट्रेन का पूछा है, स्ट्रेन। आंसर क्या होगा, ए होगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ में आया है। For a simply supported steel beam of span L and carrying a point load at mid length, at the stage of collapse, what part of the beam is fully elastic? सिंपली सपोर्टेड बीम है, लेंथ L है, पॉइंट लोड है, क्रॉस सेक्शन इसका भी नहीं दिया है, क्रॉस सेक्शन यहाँ भी नहीं दिया है ना, रेक्टेंगुलर ही मान लोगे।
हाँ जी, तो हमने अभी क्या देखा था कि इसका जो मिडिल थर्ड पार्ट है, दिस L/3, ये आपका क्या था, इलास्टोप्लास्टिक, दिस वाज इलास्टोप्लास्टिक। यहां पर मोमेंट एम ई, यहां पर एम ई, और बीच में यहां पर मोमेंट क्या था हमारा एमपी। तो इधर वाले रीजन में और इधर वाले रीजन में यहां पर जो मोमेंट है एम, वो एम ई से कम है, और यहां पर जो मोमेंट है वो भी एम ई से कम है। तो ये वाला रीजन और ये वाला रीजन क्या है, फुल्ली इलास्टिक। और जो ये वाला रीजन है ये भी क्या है आपका, फुल्ली इलास्टिक। तो क्या हो जाएगा, L/3 फ्रॉम ईच एंड, L/3 फ्रॉम ईच एंड, दोनों सिरे से L/3। ऐसे सोचा था या तुक्का लगा दिया था L/3, क्योंकि क्योंकि अभी हमने पीछे किया था L/3 आया था। ठीक है, याद रखिए वो जो L/3 हमने सॉल्व किया था वो इलास्टोप्लास्टिक था। हाँ बिल्कुल, L-L/3, सो 2L/3, L/3 फ्रॉम ईच एंड, बिल्कुल सही बात। एक तरीके से कॉलम के मिडिल थर्ड रूल की तरह हो गया। कॉलम में जो मिडिल थर्ड रूल होता था ना, ये बिल्कुल उसकी तरह हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। A simply supported beam of rectangular section and span L is subjected to a uniformly distributed load, यानी कि UDL at the center. The length of elastoplastic zone of the plastic hinge will be. तो अब LP क्या हो जाएगा, L इंटू अंडर रूट में 1-1/s, और हम समझ जाएंगे ये क्या देगा, L/√3। आंसर इज बी। चलिए फिर ये पार्ट भी अपना खत्म हो गया। अब हमें जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो है हमें कोलैप्स लोड, हमें पढ़ना है कोलैप्स लोड के बारे में। कोलैप्स लोड के बारे में अब हमने पढ़ना है। तो आई होप यहां तक भी किसी को अब कोई दिक्कत नहीं हो। तो आपको ऑर्डिनरी हिंज और प्लास्टिक हिंज में डिफरेंस बताया जा चुका है। ऑर्डिनरी हिंज क्या होती है, जैसे ये आपके पास एक ही ऑर्डिनरी हिंज है, या जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर ये एक इंटरनल हिंज प्रोवाइड कर रखी है पहले से। यहाँ पर क्या कर रखा है हमने, इंटरनल हिंज। अब इंटरनल हिंज कैसे प्रोवाइड करते हैं इस चीज को भी देख लेना, कि जैसे ये है और यहाँ पर एक ये दूसरा मेंबर मिल रहा है, ये यहाँ पर हमने होल किया, और होल करने के बाद में इसके अंदर कोई रिवेट लगा दिया, बोल्ट लगा दिया, तो ये मेंबर इस पर क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है, नल का हत्था।
जैसे नल का हत्ता, ठीक है। तो ये इसके अबाउट रोटेट कर सकता है ना, तो ये आपके पास हिंज होगी। तो जो भी हमारी ऑर्डिनरी हिंज होती हैं या जो मैकेनिकल हिंजेस होती हैं, उनकी जो लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है वो 0 होती है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर मैंने पहले से कोई हिंज बना रखी है, ये हिंज है और यहाँ पर इंटरनल हिंज है और ये रोलर लगा हुआ है, जैसे ही मैं यहाँ पर लोड लगाऊंगा ये रोलर यहाँ से यहाँ खिसक जाएगा और ये शेप बन जाएगी। तो इस पर आप लोड नहीं लगा सकते, इस पर आप लोड नहीं लगा सकते, लोड रजिस्ट नहीं करेगी ये बीम। अब इस समय कोई लोड रजिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। जैसे ही लोड लगाएंगे इसके अंदर क्या हो जाएगा, रिजिड मोमेंट बन जाए। जैसे यहाँ पर लोड अप्लाई करेंगे यहाँ पर क्या रहेगा, रिजिड बॉडी मूवमेंट, रिजिड बॉडी मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। और इस रिजिड बॉडी मूवमेंट का ही नाम होता है मैकेनिज्म। यहाँ पर क्या बन जाएगी, मैकेनिज्म बन जाएगी। दिस सिस्टम इज अनस्टेबल, दिस सिस्टम इज अनस्टेबल। समझ रहे हैं बात को? अब समझते हैं हम लोग प्लास्टिक हिंज। प्लास्टिक हिंज समझने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि आपने मान लीजिए इधर एक सपोर्ट है और एक इस तरह से ये सपोर्ट है और आपने इसके ऊपर एक स्टील का पाइप, आप इसको स्टील पाइप कह लो, कोई प्लास्टिक का पाइप कह लो, है ना। आपके घर में जो वाइपर है फॉर एग्जांपल उसी को रख लो। आपने यहाँ पर इस तरीके से ये रख दिया, ठीक। और आपने इसके ऊपर बीच में यहाँ पर एक ईंट रख दी। क्या रख दी, एक ईंट रख दी। क्या होगा, क्या होगा ईंट रखने पर, ये यार ये थोड़ा सा बेंड करेगा, ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बेंड कर जाएगा। आपने इसके ऊपर एक ईंट और रख दी, अब क्या करेगा, तो पहले ये ऐसे बेंड करता, एक ब्रिक और रखने पर ये ऐसे बेंड कर जाएगा। तो अभी ये क्या कर रहा है, लोड रजिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, अभी ये लोड रजिस्ट कर रहा है। आपने इसके ऊपर फिर से एक ब्रिक रख दी और जब मैं इसके ऊपर लोड बढ़ाता जाऊंगा तो बेचारा ये पतला सा पाइप क्या करेगा, एक टाइम आएगा ये इस तरह से पिचक कर नीचे गिर जाएगा, सारी ईंटें आ जाएंगी नीचे। ऐसा होगा या नहीं होगा, राइट। तो इसके पूरी तरीके से पिचकने से जस्ट पहले, इसके पूरी तरीके से पिचकने से पहले, जस्ट पहले आपने इस पर जो लोड लगाया वही इसका क्या है, कोलैप्स लोड है। उस लोड पर ये क्या कर गया, कोलैप्स कर गया, उस पर क्या कर गया, ये कोलैप्स कर गया। और उस समय यहां पर क्या बन गई, प्लास्टिक हिंज बन गई। हौले हौले बैंड होता रहेगा ठीक है, समझ रहे हैं। पहले थोड़ा बैंड होगा और बैंड होगा और बैंड होगा, और अभी जब तक ये इस कर्वेचर वाली शेप में, तब तक ये रजिस्ट कर रहा है, तब तक लोड को क्या कर रहा है, रजिस्ट कर रहा है। जहां पर ये पिचक जाएगा, प्लास्टिक फॉर्म हो गई, अब ये और लोड रजिस्ट नहीं कर पाएगा और कोलैप्स कर जाएगा, स्ट्रक्चर फेल, ठीक है। जबकि इस वाली हिंज में क्या था कि जैसे ही आपने लोड लगाया, इस वाले केस में क्या था, आपने लोड लगाया और ये रोलर अंदर की ओर स्लाइड कर जाएगा और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इस पर क्या कर जाएंगे, रोटेट कर जाएंगे। यानी कि यही वाला सिस्टम, ये वाला जो सिस्टम है, अगर हमारा ये वाला सिस्टम होता, अगर हमारा ये वाला सिस्टम होता तो क्या होता, क्या ये तब लोड ले पाता, नहीं। जैसे लोड लगाते ये पूरा सिस्टम आपका इस तरीके से हो जाता। ये हिंज तो अपनी जगह रहती, बट ये रोलर यहां आ जाता इधर मूव करके, जैसे लोड लगाते। यहां बेंडिंग नहीं होती, ये डिफॉर्म नहीं करता।
ठीक है, चलो क्लियर हो गया। ठीक, तो आई थिंक प्लास्टिक हिंज समझ में आ गया। तो पहले हमने W1 लोड लगाया, फिर W2 लगाया, फिर W3 लगाया, ऐसे हम लोड लगाते गए। एक टाइम आएगा जब ये बिल्कुल कोलैप्स कर जाएगा, वही लोड कैरिंग कैपेसिटी रहेगी। ठीक है, जैसे जैसे कोई बॉटल है, उसके अंदर आप पानी भर रहे हो, पानी भर रहे हो, भरता रहे, एक टाइम आएगा जब इसकी कैपेसिटी पूरी रहेगी तो पानी क्या होगा, बाहर गिरने लगेगा, है ना। अब कैपेसिटी फुल हो गई। तो वैसे इस बीम की भी अपनी एक कैपेसिटी है, इस कैपेसिटी से ज़्यादा लोड नहीं लग पाएगा। ठीक है, तो इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी W हो गई, यही इसका कोलैप्स लोड है, कोलैप्स लोड हो गया। ठीक है, सो द लोड एट विच प्लास्टिक हिंज डेवलप्स एंड स्ट्रक्चर कोलैप्स्ड इज कॉल्ड कोलैप्स लोड। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टीमेट लोड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्टीमेट लोड भी बोलते हैं। अब इसमें आगे बढ़ने से पहले हमें इस मैकेनिज्म वर्ड को समझना होगा, हालांकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। मैकेनिज्म का सिंपल सा मतलब होता है रिजिड बॉडी मूवमेंट। रिजिड बॉडी मूवमेंट क्या होता है, इस बात को समझो कि मान लो ये भी रोलर है और ये भी रोलर है, और अगर मैंने यहाँ पर पॉइंट लोड लगा दिया तो इन दोनों में से कोई भी रोएगा नहीं। ये दोनों क्या करेंगे, इसके साथ खुशी खुशी इस तरह से चलने लगेंगे। ठीक है, चलने लगेंगे बिना डिफॉर्मेशन के, कोई डिफॉर्मेशन नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है। क्यों, मूव करने को फ्री है। तो जहां पूरी की पूरी बॉडी मूव कर जाएगी विदाउट एनी डिफॉर्मेशन, उसी को हम बोलते हैं रिजिड बॉडी मूवमेंट। इसमें स्ट्रेस जीरो होती है, मूवमेंट फ्री होता है, इसी को हमने क्या बोल दिया, मैकेनिज्म बोल दिया। लेकिन एक बात बताओ, अगर मान लो इस वाले एंड को फिक्स कर रखा है और अब हमने यहां पर लोड लगाया तो क्या होगा, अब लोड लगाया तो क्या होगा, खबर है क्या चलेगा, नहीं। ठीक है, तो आप ही आपने एक हाथ से यहां पकड़ रखा है और दूसरा हाथ कोई आपका पकड़ कर खींचे तो क्या होगा, हाथ में पेन होगा। ठीक है, तो यह हमने यहां पर हिंज कर दिया, तो इस केस में जो स्ट्रेस है वो जीरो नहीं है, नो फ्री मूवमेंट। तो हमारे सभी सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर जो होते हैं वो इसके साथ टेंशन आ जाएगी, बिल्कुल लोड उल्टा होता था, कंप्रेशन आ जाता। ठीक है, अब बीम के अंदर मैकेनिज्म की कंडीशन कब आ सकती है, अब बीम के अंदर मैकेनिज्म की कंडीशन कब आ सकती है, अगर एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, मान लो मैं लोड यहां भी लगाता हूं, क्या इसमें फ्री बॉडी मूवमेंट होगा, नहीं। जब लोड लगाएंगे तो बीम क्या होगी, थोड़ी बेंड हो जाएगी, और जब बेंड हो जाएगी तो उसके अंदर क्या आएंगी, बेंडिंग स्ट्रेसेस आएंगी। यहां पर ध्यान दीजिए, अगर आपके पास ये सिंपली सपोर्टेड बीम थी और मैंने इस पर लोड लगाया, तो आप मुझे बताओ स्ट्रेसेस जनरेट होंगी या नहीं होंगी, यहां पर स्ट्रेस जनरेट होगी, स्ट्रेस इज नॉट जीरो, तो अभी यहां पर मैकेनिज्म नहीं फॉर्म होगी। लेकिन सपोज करो यहां पर मैंने लोड की पोजीशन पर यहां एक इंटरनल हिंज दे रखी होती, अगर यहां पर एक इंटरनल हिंज होती फिर क्या होता, जैसे ही लोड लगाते ये इस तरीके से रोटेट कर जाती, है ना। ये रोलर क्या होता, तुरंत अंदर मूव कर जाता, यहां पर रोटेशन को फ्री है, रोटेशन इस तरह से हो जाता, तो ये मैकेनिज्म है। ठीक है, तो तीन हिंजेस अगर लगातार होती हैं कहीं पर भी, अगर तीन हिंज लगातार हैं तो वो क्या करता है, एक मैकेनिज्म फॉर्म करता है। अच्छा बताओ, सिंपली सपोर्टेड बीम का डिग्री ऑफ डिटर्मिनेसी कितना होता है, जीरो। क्योंकि यार ये तो सिंपल सी बात है, एक बीम है तो मैं यहां पर बता दूंगा कितनी हिंजेस चाहिए। अगर एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होगा तो हम कैसे बताएंगे कितनी हिंजेस चाहिए होंगी, है ना। मैकेनिज्म फॉर्म होने के लिए, मैकेनिज्म फॉर्म होने के लिए ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, हमारा जो सिंपली सपोर्टेड बीम होती है इसकी डिटर्मिनेसी जीरो होती है, तो यहां पर मैकेनिज्म नहीं है। लेकिन जैसे ही इसके अंदर एक हिंज मैंने और ऐड कर दी, वैसे ही मैकेनिज्म बन गया। इसका मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंजेस कितनी चाहिए, वन। तो क्या मैं इसको 0+1 बोल सकता हूं, D+1, DS+1, DS+1 बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए फिक्स बीम है, फिक्स बीम है, ठीक है। अब मान लो यहां पर अगर, याद रखिएगा
सर डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर में प्लास्टिक हिंज फॉर्म हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? ये हुआ नहीं क्या? ये प्लास्टिक हिंज डेवलप हुआ ना? ये वाला जो हमने अभी बनाकर दिखाया था आपको, ये वाला जो केस किया था, ये क्या था? डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर ही तो था। यहां पर जैसे जैसे लोड बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, एक टाइम आया बीच में क्या हो गया? प्लास्टिक हिंज डेवलप हो गई। आप करके देख सकते हो इसको खुद घर पर, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। बस मम्मी फिर तोड़ोगे तुम वाइपर, पिटाई तुम्हारी झाड़ू से होगी, है ना? मम्मी बोलेंगी नालायक क्या पढ़ रहा है, नया वाइपर तोड़ दिया तूने, है ना? तो घर पर जो वाइपर है ना, वो उसमें स्टील का पाइप लगा होता है, उसको दोनों साइड पर इस तरीके से थोड़ी ईंटों की थोड़ी ऊंचाई पर टिकाओ और उसके ऊपर बीच में एक एक करके ईंट रखते जाना, और फिर देखना 4-5 ईंट रखने के बाद में क्या होगा, फिर आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो वो सिंपली सपोर्टेड ही था। सिंपली सपोर्टेड का मतलब होता है सिंपली सपोर्ट कर दिया, रख दिया, यही तो हुआ। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि अगर फिक्स्ड बीम पर लोड दिखा रखा है हमने, हाँ, तुम्हारी हिंज नहीं बनेगी, तुम्हारी चटनी बनेगी। तो वैसे तो जो फिक्स्ड बीम होता है उसका डीएस 3 होता है, कितना होता है? 3। लेकिन अगर हमने लोड लगा रखा है वर्टिकल, इन दैट केस इसका डीएस कितना निकल कर आता है? 2। ये स्ट्रक्चर में पढ़ा रखा है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कोई रिएक्शन आती नहीं है और हॉरिजॉन्टल इक्वेशन खत्म हो जाती है। तो डीएस कितना हो गया? 2। तो मुझे कितनी हिंज चाहिए होंगी? 3। कैसे चाहिए होंगी इस बात को समझना। मान लो मैंने यहां पर एक बीच में इंटरनल हिंज दे दी, मान लो अगर यहां पर बीच में एक इंटरनल हिंज होती, तब भी क्या मैकेनिज्म फॉर्म होता? नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर बीच में इंटरनल हिंज होती भी तो ये दो कैंटिलीवर की तरह बिहेव करता, राइट वाला पार्ट ऐसे आता, लेफ्ट वाला पार्ट ऐसे आता। समझ रहे? तो अभी ये मैकेनिज्म की तरह बिहेव नहीं करता। मैकेनिज्म बनने के लिए क्या होना पड़ेगा? यहां पर भी हिंज बननी होगी और यहां पर भी हिंज बननी होगी और यहां बीच में भी हिंज डेवलप होगी, तब आपका ये मैकेनिज्म बनेगा, तब आपका ये मैकेनिज्म बनेगा। ठीक है, अब आप पूछ सकते हैं कि क्या सर सारी मैकेनिज्म एक साथ बनती हैं? तो पहले फटाफट डीएस भी बता देते हैं कि जो डीएस होता है वो होता है नंबर ऑफ रिएक्शंस माइनस नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन, बिल्कुल बेसिक से करे तो इन जनरल जो डीएस होता है फिक्स बीम का, वो 6 - 3 = 3 होता है, क्योंकि यहां पर 6 अननोन होते हैं, एक वर्टिकल रिएक्शन, एक हॉरिजॉन्टल एम, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एम। ठीक है, तो यहां पर इस केस में 3 होंगे, लेकिन यहां पर अगर लोड दिखा दिया तो ये हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस खत्म हो जाएंगी और सिग्मा एफ एक्स की खत्म, तो ये DS2 आ जाएगा यहां पर। तो ये हो गया। अब देखते हैं, अब हम समझते हैं सीक्वेंस ऑफ प्लास्टिक हिंज फॉर्मेशन। प्लास्टिक हिंज फॉर्मेशन की सीक्वेंस क्या होगी? तो मान लो मेरे पास एक ये फिक्स्ड बीम है और इस पर मैंने यूडीएल लगा रखा है, इस पर मैंने क्या लगा रखा है? यूडीएल लगा रखा है। जब मैंने यहां पर यूडीएल लगाया, जब मैंने इस पर यूडीएल लगाया तो मैं इसका बीएमडी बनाना चाहता हूं, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो इसका बीएमडी ऐसा बनता है, यहां पर जो सपोर्ट पर मोमेंट आता है वो आता है WL²/12। सपोर्ट पर कितना आता है? WL²/12। ठीक है, और ये जो मोमेंट होता है ये पूरा, ये होता है मेरे पास WL²/8। तो ये जो मोमेंट बचा यहां पर, ये बचा WL²/24। अब देखो प्लास्टिक हिंज बनने की कंडीशन क्या है? सिग्मा कहां पहुंच जाए? यील्ड स्ट्रेस पर। प्लास्टिक हिंज बनने के लिए, प्लास्टिक हिंज बनने के लिए जो स्ट्रेस है वो किसके बराबर होगी? यील्ड स्ट्रेस के बराबर होगी। और आपको मालूम है सिग्मा इज टू क्या होता है? M/I/Y। तो बेटा जहां पर बेंडिंग मोमेंट ज्यादा होगा वहां पर सिग्मा My पहले बनेगा, वहां पर पहले बनेगा। तो आप मुझे बताओ कि जो बेंडिंग मोमेंट है वो कहां ज्यादा है? यहां पर बेंडिंग मोमेंट है WL²/12 का, और यहां मिड में है WL²/24। तो जो पहले प्लास्टिक हिंजेस डेवलप होंगी
वो कहाँ डेवलप होंगी? सपोर्ट्स पर। कहां पर डेवलप होंगी? सपोर्ट्स पर। ठीक है, अगर ये ए है और अगर ये बी है तो क्योंकि ए पर और सी पर मोमेंट बराबर है और एम बी से ज्यादा है, हमने यहां पर इसको सी लिया हुआ है, एन पॉइंट को सी लिया हुआ है, बीच वाले पॉइंट को बी लिया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे? आप लोड और बढ़ाएंगे। देखो ध्यान रखना, अभी हमने यहां पर क्या लगाया हुआ है, यहां जो लोड हमने लगाया है वो मान लो W1 लगाया है, तो W1 लोड पर ये कंडीशन पहुंची है। अब हमने यहां पर क्या था, W1 तो पहले से लग रहा था और इस पर W2 लोड और लगा दिया, तो आपका फिर क्या होगा, ये जो बीच में यहां पर भी क्या बन जाएगी? हिंज बन जाएगी। ठीक है, तो पहले जो हिंजेस बनेंगी वो कहां बनेंगी? फिक्स सपोर्ट पर, और बाद में कहां बनेगी? मिड पॉइंट पर। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? लोड बढ़ाना पड़ेगा। पहले एक सर्टेन लोड पर, ठीक है, पहले W1 लोड लगाएंगे, तो जो फिक्स सपोर्ट्स होंगी वहां पर हिंजेस डेवलप होगी। फिर जब हम उस लोड को बढ़ा देंगे, W1 प्लस W2 कर देंगे, तब ये कंडीशन बनेगी। तो फाइनल कोलैप्स लोड कहां से आएगा? फाइनल कोलैप्स लोड कहां से आएगा? W1 प्लस W2 से आएगा। हाँ, ए एंड सी पर एक साथ और पहले, और फिर लोड बढ़ाने पर और डिफ्लेक्शन बढ़ेगा और बी पर प्लास्टिक हिंज फॉर्म हो जाएगी। बिल्कुल सही बात, एग्जैक्टली यही होगा। आगे बात समझ में सभी को? ठीक है, तो अब हमें कितने हिंजेस की जरूरत पड़ी? 3। तो हम कह सकते हैं कि इनडिटर्मिनेट जैसे फिक्स्ड है, इनका जो एन होता है वो डीएस होता है, तो नंबर ऑफ एन हिंजेस बनाकर क्या बन जाएगा? पहले ये डिटर्मिनेट बनेगा, तो ये एक तरीके से क्या है, फिक्स्ड से सिंपली सपोर्टेड में बना है, क्योंकि जो दूसरी वाली कंडीशन है ना, वो एक तरीके से सिंपली सपोर्टेड वाली कंडीशन है। बालक वो अभी अलग चीज है, वो अभी आगे आएगी, वो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म होता है, वो एक डिफरेंट चीज है, अभी उस पर भी पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो इसको एन नॉट बोल देते हैं। तो मुझे एक इंडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर को डिटर्मिनेट बनाने के लिए कितनी हिंजेस चाहिए होंगी? तो डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेसी के बराबर, यानी कि एन नॉट बराबर डी एस। लेकिन उसको मैकेनिज्म में कन्वर्ट करने के लिए कितनी हिंजेस चाहिए होंगी? एक ज्यादा, एक ज्यादा। ठीक है, अब जैसे आपके पास 2 हिंज आर्च है, तो इसका डीएस कितना होता है? 1। तो कितनी हिंज चाहिए होंगी? 1 प्लस 1। तो पहले यहां पर एक हिंज से हम क्या कर देंगे, इसको डिटर्मिनेट में कन्वर्ट करेंगे, 2 हिंज से 3 हिंज में कन्वर्ट होगी, और उसके बाद में एक हिंज कहीं पर भी इसके अंदर बन सकती है, और ये आपका क्या हो जाएगा? एक मैकेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब कोलैप्स लोड एनालाइज करने के लिए आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि हिंजेस कहां कहां बन सकती हैं, क्योंकि एक ही स्ट्रक्चर के एक से ज्यादा मैकेनिज्म पॉसिबल है। एक ही स्ट्रक्चर के एक से ज्यादा मैकेनिज्म पॉसिबल है। ठीक है, अब उनमें से जो मैकेनिज्म मिनिमम लोड पर बन जाएगा वही उसकी स्ट्रेंथ होगी, वही उसकी क्या होगी? स्ट्रेंथ होगी। इट इज लाइक, जैसे स्टील में हम लोग पढ़ते थे ना, रिवेट की फेलियर, तो रिवेट शियर में भी फेल कर सकती थी, रिवेट बियरिंग में भी फेल कर सकती थी, तो दोनों में से जो कम होती थी उसको रिवेट वैल्यू बोलते थे। जॉइंट के लिए रिवेट्स भी फेल कर सकती है शियरिंग में या बियरिंग में, या प्लेट भी टूट सकती है टीयरिंग में, तो इन तीनों में से जो मिनिमम होता था वो स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट कहलाता था, वो स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट होता था। तो बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर
तो अगर मुझे ऑल पॉसिबल मैकेनिज्म समझने हैं तो मुझे जानना होगा कि भाई प्लास्टिक हिंजेस कहाँ कहाँ बन सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, एट द लोकेशन ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। सबसे पहली कंडीशन कहां बनेगी, जहां पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा, जहां पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा वहां पर प्लास्टिक हिंज डेवलप होगी, है ना भाई। यहां पर ये तो पहले से हिंज है, ये रोलर है, यहां तो जरूरत नहीं है। अब कोई कह सकता है ना कि सर हिंज यहीं पे क्यों बन रही है, यहां क्यों नहीं बन जा रही, यहां क्यों नहीं बन जा रहा। ठीक है, बन जा रहा। तो आप सोचो जो पाइप है वो यहीं से क्यों पिचकता है, बीच में से जहां पे लोड लगाया, यहां से क्यों नहीं पिचक रहा, यहां से क्यों नहीं पिचक रहा, क्योंकि भैया यहां पर बेंडिंग मोमेंट क्या है, मैक्सिमम है। जहां पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा वहां पर स्ट्रेस भी मैक्सिमम होगी, और जब ये मैक्सिमम होगी तो कहां पहुंच जाएगी, यील्ड स्ट्रेस के बराबर पहुंच जाएगी। कहां पहुंच जाएगी, यील्ड स्ट्रेस के बराबर पहुंच जाएगी, समझ गए। दूसरा, सपोर्ट्स पर, क्योंकि जनरली सपोर्ट्स पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है। जैसे कैंटिलीवर बीम है तो बेंडिंग मोमेंट कहां मैक्सिमम होगा, सपोर्ट पर। फिक्स्ड बीम है तो बेंडिंग मोमेंट कहां मैक्सिमम होता है, सपोर्ट्स पर। तो दूसरी कंडीशन कहां बनेगी, सपोर्ट्स पर। थर्ड, अंडर पॉइंट लोड, पॉइंट लोड्स के नीचे। क्यों, क्योंकि जनरली पॉइंट लोड के नीचे ही जो बेंडिंग मोमेंट होता है वो मैक्सिमम होता है। इस केस में यहां पर और इस केस में यहां पर ये पी ए बी अपॉन एन, यानी कि जो अभी ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन, ये दोनों कंडीशन क्या आ गई, ये पहली वाली कंडीशन के अंदर ही आ गई। पहली वाली कंडीशन के अंदर ही ये दोनों कंडीशन आ गई। ठीक है, समटाइम्स जहां पर क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा होता है वहां पर भी प्लास्टिक हिंजेस डेवलप होते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर जो क्रॉस सेक्शन है ये ज्यादा है, बीम की डेप्थ तो सेम है। इसको ऐसा दिखाने का मतलब ये मत सोचना कि यहां पर डेप्थ ज्यादा है और यहां पर डेप्थ है। ये दिखाने का तरीका होता है कि यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है। वास्तव में जितनी डेप्थ यहां पर होती है उतनी ही डेप्थ यहां पर भी है। समटाइम्स डेप्थ भी चेंज हो सकती है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मान लेते हैं कि डेप्थ दोनों जगह पर सेम है, लेकिन यहाँ पर जो विड्थ है वो ज्यादा है और यहाँ पर विड्थ जो है वो कम है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 2b इंटू डी क्यू बाई 12, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा बी डी क्यू बाई 12। तो इस वाले का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो इससे क्या है, दुगना है। ठीक है, तो ये केवल दुगना शो करने के लिए क्या है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया दुगना कैसे, क्योंकि इसकी चौड़ाई यहाँ से क्या है, डबल है। तो ऐसे केस में ये वाला जो सेक्शन है वो क्या है, वीकर है, कमजोर है। तो हिंज कहाँ बनेगी, ये वाली कमजोर वाली साइड में। ठीक है, तो इस जॉइंट पर यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट ज्यादा होगा, तो ये जो वीकर वाला सेक्शन होगा जिधर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है वहां आपका क्या हो जाएगा, प्लास्टिक हिंज डेवलप हो जाएगी। समटाइम्स क्या होता है कि इस तरह का भी आपको मिल सकता है कि भाई मान लो ये स्टील की रॉड है और इसके साथ में इधर हमने एल्यूमिनियम लगा दिया। ठीक है, जैसे बहुत सी चीजों में होता है ना कि हैंडल जो होता है वो बड़ा स्ट्रांग होता है और आगे का पोर्शन जो है वो वीक है। तो मान लो इस तरीके की कोई सिचुएशन है जहां पर इतना पार्ट स्टील का है उतना पार्ट एल्यूमिनियम का है। अब लोड लगाएंगे तो क्या होगा, स्टील तो स्ट्रांग है, एल्यूमिनियम पिचक जाएगा। तो हिंज किस में बन जाएगी, वीकर मटेरियल में। क्यों, क्योंकि इसकी जो यील्ड स्ट्रेस है वो क्या होगी, कम होगी, इसके अंदर हिंज बन जाएगी। ठीक है, तो कहाँ कहाँ हो सकता है, जहां पर बेंडिंग मोमेंट ज्यादा होगा, या तो पॉइंट लोड के नीचे, या फिर फिक्स सपोर्ट पर जहां पर क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा हो, या फिर जहां पर मटेरियल चेंज हो रहा हो। ठीक है, मटेरियल चेंज हो रहा हो। तो आपको मैंने क्या बताया, 5 कंडीशंस बताई, इनके थ्रू आप बड़ी आसानी से पहुंच जाएंगे, समझ जाएंगे कि बेंडिंग मोमेंट सॉरी हिंज जो है वो कहाँ डेवलप होंगे। ठीक है, कहाँ डेवलप होंगे, कोई दिक्कत। ना, अब कोलैप्स लोड फाइंड आउट करने के दो तरीके हमारे पास होते हैं, एक होता है स्टैटिक मेथड और दूसरा होता है काइनेमेटिक मेथड। ठीक है, प्लास्टिक एनालिसिस करने के लिए हमें कुछ कंडीशन चाहिए होती हैं। ठीक है, तो पहली कंडीशन होती है इक्विलिब्रियम कंडीशन, क्योंकि अगर इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होगा तो आप खुद सोचो, रिजिड बॉडी मूवमेंट हो जाएगा। अगर इक्विलिब्रियम कंडीशंस नहीं होंगी तो क्या होगा, रिजिड बॉडी मूवमेंट बन जाएगा ना, फिर तो नेट फोर्स जीरो नहीं है, तो फोर्स की डायरेक्शन में स्ट्रक्चर चल देगा। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन मतलब सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ वाई और सिग्मा एम जेड जीरो होना चाहिए। तो इक्विलिब्रियम कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, तभी मटेरियल, तभी स्ट्रक्चर रिजिड बॉडी मूवमेंट को रिएक्शंस के थ्रू रजिस्ट करेगा। जब रिएक्शंस के थ्रू रजिस्ट करेगा तो स्ट्रेसेस जनरेट होंगी, और जब वो स्ट्रेसेस यील्ड स्ट्रेसेस पर पहुंचेंगी
तब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट होगा। तो पहली कंडीशन। दूसरी है मैकेनिज्म कंडीशन। मैकेनिज्म कंडीशन स्टार्टिंग से अवेलेबल नहीं होनी चाहिए, मैकेनिज्म कंडीशन बाद में डेवलप होनी चाहिए, क्योंकि अगर मैकेनिज्म फॉर्म ही नहीं हो पा रही तो आप कोलैप्स लोड निकालोगे कैसे? ठीक है। या मान लीजिए स्ट्रक्चर आपका ब्रिटल है, अगर ब्रिटल स्ट्रक्चर है, ब्रिटल मटेरियल है, तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन पॉसिबल ही नहीं, तो आप कैसे कोलैप्स लोड फाइंड आउट करोगे? ठीक है। तो मैकेनिज्म कंडीशन में क्या होगा? सफिशिएंट नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंजेस मस्ट डेवलप टू फॉर्म मैकेनिज्म। मैकेनिज्म फॉर्म करने के लिए जितनी प्लास्टिक हिंजेस हमें चाहिए वो बन सकें, डेवलप हो सकें तभी। और लास्ट में है यील्ड कंडीशन। यील्ड कंडीशन तो किसी भी क्रॉस सेक्शन पर जो बेंडिंग मोमेंट है वो एमपी से कम होना चाहिए। एमपी से ज्यादा हो गया तो फिर तो कोलैप्स हो चुका ना, फिर तो कोलैप्स हो गया। ठीक है। तो यील्ड कंडीशन में क्या है कि किसी भी क्रॉस सेक्शन पर जो बेंडिंग मोमेंट है वो एमपी से कम हो। देखा था आपने, केवल इस बीच वाले पॉइंट को छोड़कर यहाँ पर एमपी था, इसके बाद पूरे बीम में हर जगह पर जो बेंडिंग मोमेंट था वो एमपी से क्या था? कम था। याद है इलास्टोप्लास्टिक रीजन, जब प्लास्टिक हिंज की लेंथ निकाली थी हमने। ठीक है। और यहाँ पर भी जस्ट एमपी के इक्वल था, एमपी से ज्यादा होने पर तो स्ट्रक्चर कोलैप्स कर चुका। ठीक। अब इस बात है काइनेमेटिक मेथड, इसको कभी कभी हम लोग अपर बाउंड थ्योरम भी बोलते हैं, यूबीटी। ठीक है। अपर बाउंड थ्योरम में इसको रटना ही पड़ेगा आपको। तो इसमें ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि भाई कौन सी कंडीशंस फॉलो होती है, तो केमछो याद रखना। केमछो, केमछो के ई एम। ठीक है। तो के काइनेमेटिक, यहां पे से खेमू भी याद रख सकते हो, खेमू का केमू बना दो, केमू खेमू या कीमू, केमोथेरेपी, कीमोथेरेपी। तो के से काइनेमेटिक मेथड, इसी को हम लोग अपर बाउंड थ्योरम भी बोलते हैं। ठीक है। इसमें दो कंडीशंस फॉलो होती हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन एंड मैकेनिज्म कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन एंड मैकेनिज्म कंडीशन। ये थ्योरम कहती क्या है कि अगर हम इसके अकॉर्डिंगली कोलैप्स लोड फाइंड आउट करते हैं, द कोलैप्स लोड फाउंड बाय एज्यूमिंग अ मैकेनिज्म विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ट्रू कोलैप्स लोड। इस मेथड से जो लोड निकल कर आता है वो एक्चुअल में उसकी वैल्यू एक्चुअल कोलैप्स लोड के बराबर या उससे ज्यादा निकल कर आएगी, उससे ज्यादा निकल कर आएगी। ठीक है। हाँ, तो इसको पढ़कर छोड़ देना है बस, इस पर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते एग्जाम में। ठीक है। दूसरा होता है स्टैटिक मेथड या लोअर बाउंड थ्योरम। ठीक है। इसमें इक्विलिब्रियम कंडीशन एंड यील्ड कंडीशन, ये दो कंडीशन हम लोग लेकर चलते हैं। इसमें क्या होता है? द कोलैप्स लोड फाउंड ऑन द बेसिस ऑफ एनी कोलैप्स्ड बेंडिंग मोमेंट। हम लोग क्या करेंगे, जब कोलैप्स कर जाएगा, कोलैप्स के टाइम पर बीएमडी ड्रॉ करते हैं, तो कोलैप्स के टाइम पर जो बीएमडी आपका बनेगा उसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे? कोलैप्स लोड फाइंड आउट करेंगे। जैसे अभी हमने एक बात की थी, ये फिक्स्ड बीम थी, है ना? तो कोलैप्स के टाइम पर इसका जो बीएमडी बनेगा उसमें यहाँ पर भी जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो एमपी होगा, यहाँ पर भी एमपी होगा, मतलब इस तरीके से कि अगर एक फिक्स्ड बीम है और कोलैप्स कर रही है तो कोलैप्स के टाइम पर जो बीएमडी है वो ये बनना चाहिए। यहां पर भी प्लास्टिक मोमेंट एमपी, ये भी एमपी और ये भी क्या है? एमपी है, याद रखिएगा। ठीक है। सारे मोमेंट एमपी एमपी, तो ये आपका कोलैप्स बीएमडी है, कोलैप्स के टाइम पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। हम ये सब करने कुछ नहीं वाले हैं, हमें डायरेक्टली फॉर्मूले रटने हैं। हालांकि वर्चुअल वर्क थ्योरम से हमेशा कैलकुलेट करेंगे, इजी पड़ता है, उससे हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं। डायरेक्ट फॉर्मूले हमारे काम आएंगे, बट फिर भी क्योंकि थ्योरी में होता है तो एक बार थोड़ा सा आइडिया लेके चलेंगे ताकि क्वेश्चन आए तो हम लोग बना पाए। तो द कोलैप्स लोड फाउंड ऑन द बेसिस ऑफ कोलैप्स्ड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम विल ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू ट्रू कोलैप्स लोड। मतलब इस मेथड से हम जो कोलैप्स लोड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे वो एक्चुअल से हमेशा क्या आएगी? कम निकल कर आएगी। तो जो लोड होगा वो एक्चुअल कोलैप्स लोड से क्या आएगा? कम ही आएगा। ठीक है। तो काइनेमेटिक मेथड में पी की वैल्यू ज्यादा आती है, इसलिए अपर बाउंड थ्योरम, और ये लोअर बाउंड थ्योरम, अपर वैल्यू लोअर वैल्यू, इस तरीके से। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास वर्चुअल वर्क थ्योरम। इसको यार हम लोग अब करेंगे इसके आगे कल।
ठीक है, क्योंकि ये आज भी खत्म नहीं हो पाएगा। इसके आगे हम लोग कल करते हैं। कोलैप्स लोड कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके फॉर्मूले और उनके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। तो कल, वैसे तो संडे है लेकिन आपकी क्लास होगी कल, ताकि कल हम इसको निपटा दें और परसों से हम लोग क्या कर दें, आरसीसी स्टार्ट कर दें। ठीक है, आपके जो मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में वो बनते हैं शेप फैक्टर पर, अलग अलग। हाँ, कल देख लेंगे, जल्दी रख लेंगे कल, है ना। कल फोन कर सकते हैं, कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। कल देख लेंगे, जल्दी हो सकेगा जल्दी कर लेंगे क्लास, है ना। 8-9 बजे करीब, 9 बजे करीब कर लेंगे कल। वैसे मैं तो सोच रहा था कि आज आज छुट्टी करने का सोच रहा था मैं तुम लोगों का, कि कल संडे में दिन में क्लास ले लूँगा, एक लंबी क्लास लेके ख़त्म कर दूंगा। फिर मैंने कहा चलो, क्योंकि कल पढ़ा था, फिर ना आज गैप हो जाता है एक दिन का, तो थोड़ा सा वो है। अब कल सीक्वेंस में हो गया तो ये कि, है ना, थोड़ा चीज़ें कनेक्टेड चल रही हैं। हाँ, कल फ़ोन कर लेना। तो 1-2 बजे के बाद ही करना लेकिन, ठीक है। 29 को DFCCIL का एग्जाम है, तो बेटा कुछ नहीं करना है, आपने जितना भी अभी तक पढ़ा है उसको आप रिवाइज करो ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपके पास QRP सेशंस की PDF है, हाँ आज QRP नहीं हो पाया था, नेट नहीं चल रहा था, फाइबर में कुछ दिक्कत आ गई थी यहाँ पर, ऑप्टिकल फाइबर में। हालांकि वो लाइनमैन हमारा बढ़िया है यहाँ का, जब कॉल करते हैं तुरंत आ जाता है सही करने, बट होता है ना वो कहीं दूर लोकेशन पर, तो आज आने में टाइम लग गया। हाँ देख लूंगा, है ना। कल एक दिन संडे होता है तो हम भी थोड़ा देर तक आराम से सो लेते हैं, फिर घर के भी बहुत सारे काम इकट्ठे हो जाते हैं, है ना। बाकी दिन तो मैं सुबह जब उठता हूँ तो उठने से लेकर फिर रात तक क्या होता है ना, आप PDF बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, और आजकल यूथ के जो क्वेश्चंस करा ना QRP में, उसमें बहुत समय लगता है। 50-60 क्वेश्चंस को ना स्टैंडर्ड रिसोर्सेज से वेरीफाई करना, क्योंकि उसमें आंसर्स बहुत गलत होते हैं। अब सोम स्ट्रक्चर, RCC ऐसे सब्जेक्ट हैं, सॉइल वॉइल, तो इसमें तो मालूम हम कॉन्सेप्ट से आंसर निकाल लेंगे, बट जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें बड़ी दिक्कत आती है। ठीक है, तो थ्योरेटिकल जो है बिल्कुल फैक्ट वाले क्वेश्चंस। अब जैसे आज मैं आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की PDF बना रहा था, तो उसमें था कि DPC में मोस्ट कॉमन मटेरियल क्या यूज़ करते हैं DPC के लिए। अब वहाँ पर वो प्लेन कंक्रीट भी यूज़ करते हैं, और हम लोग विटुमन भी यूज़ करते हैं अपने। ठीक है, अपने यहाँ तो हम लोग कंक्रीट ही ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, बाहर बहुत से विटुमन लेयर यूज़ करते हैं। अब बताओ इसमें क्या मैं आंसर करूँगा, है ना। एग्जैक्टली वो एग्जामिनर के मूड पर डिपेंड है, वो विटुमन को भी सही मान सकता है, वो कंक्रीट को भी सही मान सकता है, दोनों ही यूज़ करते हैं हम लोग। तो आपने भी देखा होगा ज़्यादातर टाइम पर प्लिंथ लेवल तक ब्रिक वर्क करके, और उसके ऊपर एक जो कंक्रीट की जो लेयर है वो लगा देते हैं वहाँ पर, है ना। बिटुमेन कहाँ मिल रहा है, हम लोग कहाँ से बिटुमेन ढूंढते फिरेंगे, कहाँ से लाते रहेंगे। तो कोई यूज़ नहीं करता ना, आपने आते आते जाते देखा होगा। अब एग्जाम, ठीक है, अब इसको समझाना वहाँ पर लाइव लेक्चर में विद प्रूफ, तो उसके लिए समय चाहिए होता है। हाँ, लेकिन एग्जाम के पहले क्या होता है, एग्जाम के पहले क्या होता है, अगर आप थ्योरी देखते हो ना, तो थ्योरी देखने से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। आप क्वेश्चंस करोगे लास्ट टाइम पर, तो आप क्वेश्चन पढ़ोगे, आंसर पढ़ोगे, तो उसमें कवरेज ज़्यादा नहीं होती, है ना। यहाँ पर तो क्या है, 5-5, 10-10 मिनट में एक पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो आप स्लोप एंड डिफ्लेक्शन पढ़ रहे हो, या मैं कहता हूँ कि आप प्लास्टिक एनालिसिस का ही शेप फैक्टर है। अब सोचो, आप शेप फैक्टर एक टेबल में सारे दिए, आप वहां से रिवाइज कर लो, या उस पर आप 15 क्वेश्चन देखोगे कि रेक्टेंगल का अलग, आई सेक्शन का अलग, सर्कुलर का अलग, फिर क्वेश्चन में वो सारे शेप फैक्टर आई जाए, जरूरी नहीं है। टेबल में तो आपका डायमंड का, ट्राइंगल का, स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, है ना, सबका शेप फैक्टर दिया हुआ है। लेकिन क्वेश्चन में जरूर था ना, जो क्वेश्चन तुम देख रहे हो वहां पर पता चला रेक्टेंगल का है, डायमंड का है, स्क्वायर का है, सर्किल का है, और एग्जाम में आ गया ट्राइंगल का, जो कि क्वेश्चन में था ही नहीं रहा, भूल गए ट्राइंगल की वैल्यू,
है ना, या आप हॉलो ट्यूब की वैल्यू भूल गए, फिर क्या करोगे? तो लास्ट टाइम पर जो होता है वो थोड़ा सा थ्योरी देखना हमेशा ज़्यादा फायदे में रहता है। ठीक है, बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। इस तरह से कोलैप्स लोड है, मान लो आप सिंपली सपोर्टेड बीम पर पॉइंट लोड के कोलैप्स लोड, यूडीएल का कोलैप्स लोड, कैंटिलीवर का कोलैप्स लोड, पॉइंट, है ना, आपका ये प्रॉप्ड कैंटिलीवर का कोलैप्स लोड, इतने सारे फॉर्मूले हैं। जरूरी थोड़ा है कि जहां से आप क्वेश्चन देख रहे हो उनमें सब में इनकी प्रैक्टिस की गई हो, लेकिन नोट्स में ये सारी की सारी एक जगह पर ही है, तो एक झलक में क्या हो जाएगा, उसका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, अभी ये छोड़ो, अभी आप ये गेट वेट, अगर आप लोगों ने यूपीपीएससी, यूकेपीएससी और पॉलिटेक्निक लेक्चर का फॉर्म भर रखा है तो इसका इसका आप देखो। हाँ, अगर आप थर्ड ईयर में हो, फोर्थ ईयर में हो, फॉर्म नहीं भरा है, तो आप गेट पर फोकस करो। ठीक है, सर यूकेपीएससी पहले होगा या यूपीपीएससी? यूपीपीएससी जहां तक है पहले होगा, क्योंकि यूपीपीएससी का फॉर्म भी भरा जा चुका है, यूपी में इलेक्शंस भी पहले हैं शायद। उत्तराखंड का तो अभी फॉर्म ही नहीं भरा गया, है ना, तो इसलिए अभी कुछ कह नहीं सकते, बट दोनों फिर भी हम कह सकते हैं कि आसपास में हो सकते हैं। ठीक है, हाँ मैं समझ गया, आप अभी कॉलेज गोइंग हो ना, कोई बात नहीं, गेट फॉर्म करो, फिल करो, एग्जाम दो। यूकेपीएससी ने बताया क्या पहले होगा दिसंबर में? यूकेपीएससी के तो फॉर्म की लास्ट डेट भी बढ़ा दी गई ना। चलिए ठीक है, गुड नाइट। बाकी अगर कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है तो